हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग इंडियन पॉलिटी हम लक्ष्मीकांत के फर्स्ट चैप्टर को कवर करने जा रहे हैं जो कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। सो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर लेट वी आर डिस्कस सम प्रीवियस थिंग्स विच कनेक्ट दिस ऑल एक्ट। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ ट्रेडिंग पर्पस इंडिया में आई थी। बट आफ्टर फ्यू बैटल्स लाइक बैटल ऑफ पलासी और बक्सर के बाद दे स्टार्टेड रूलिंग एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एज अ पॉलिटिकल पावर, और अपने मन मुताबिक वाट एवर दे आर विशिंग टू डू दे स्टार्टेड डूइंग। और उनको जैसा अच्छा लगा वो ऐसा करते गए। और जब ये बात ब्रिटिश क्राउन को पता चली देन दे थिंक कि इस कंपनी को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये अपने मन का जो मन आएगा तो करेंगे। सो टू कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी, टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनी, दे हैव गिवन फ्यू एक्ट विच आर इन दिस चैप्टर। वी विल कवर ईच एंड एवरी वन। तो ये दो पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज द कंपनी रूल एंड सेकेंड वन इज द क्राउन रूल। तो कंपनी रूल में कुछ एक्ट्स हैं, कुछ एक्ट्स क्राउन रूल में हैं। कंपनी रूल बेसिकली कंटेन 8 acts and crown rule containing 7 act. So we will discuss all this act one by one. तो पहले जो एक्ट आया वो आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब इसमें क्या होता है, फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द इंडियन इस अफेयर्स इन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया। तो ये पहला ब्रिटिशर्स की तरफ से एक पहला स्टेप था ताकि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल कर सकें और रेगुलेट कर सकें उनके अफेयर्स को, क्योंकि वो पहले बहुत मनमानी कर रहे थे। और ये पहला एक्ट था जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन का फाउंडेशन जो कि नींव रखा। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन मतलब समथिंग विच इज़ कंट्रोल्ड बाय वन पर्सन और सेंट्रली कंट्रोल। जो चीज़ बीच में होती है उसे अपने चारों तरफ कंट्रोल करने में काफ़ी आसानी होती है। दैट्स वाई इट्स लाइक अ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। दूसरा पॉइंट, इट डेजिग्नेटेड द गवर्नर एज द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल इज लॉर्ड वारन हेस्टिंग। तो पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल हुआ करते थे, नाउ ही या दे बिकम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और पहले गवर्नर जनरल जो बंगाल के थे, ही इज लॉर्ड वारन हेस्टिंग। सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सुप्रीम कोर्ट बनाया गया इन 1774, विच कंसिस्ट ऑफ वन चीफ जस्टिस एंड 3 जजेस। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट 1774 में बनाया गया जिसमें कि एक चीफ जस्टिस और 4 जजेस थे। बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज वे मेड सबऑर्डिनेट। अब जैसा कि हम लोग को पता है कि गवर्नर ऑफ बंगाल ना बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब जो बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज थी इस सबऑर्डिनेट हो गई किसके अंडर में, बंगाल की। मतलब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल विल कंट्रोल दिस बोथ द प्रोविंसेस एंड प्रेसिडेंसीज। और गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की बातें मानेंगे और उन्हीं के हिसाब से चलेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो लूफूल्स हुए थे जिसे ब्रिटिशर्स सही नहीं कर पाए, उसको अमेंड करने के लिए वो लाए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। सो बेसिकली अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 इसलिए आया ताकि
जो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में कुछ लूपहोल्स बचे थे, उसको रेक्टिफाई किया जा सके। जो गलतियां नहीं सुधार पाए रेगुलेटिंग एक्ट में, उसको सुधारने के लिए या उसको रेक्टिफाई करने के लिए अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आया। To rectify the defect of a regulating act of 1773, British Parliament passed the Amending Act of 1781, also known as a Act of Settlement or Declaratory Act 1781। तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 को इसलिए लाया गया ताकि रेगुलेटिंग एक्ट में जितनी भी चीज़ों को प्रॉपरली रेक्टिफाई नहीं किया गया था, उसको रेक्टिफाई किया जा सके। और इसी कारण इसका नाम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी है, और इसको डिक्लेरेटरी एक्ट ऑफ 1781 कह के भी बोल सकते हैं। सेकंड, exempted the governor general and council from the jurisdictions of a supreme court, exempted the servant of a company from the jurisdictions of the supreme court for their official action। इट मीन्स दैट कि जो सुप्रीम कोर्ट बना था 1774 में, गवर्नर जनरल और कंपनी के जितने भी सर्वेंट थे वो उनकी जुरिस्डिक्शंस में नहीं आएंगे। इट मीन्स दैट अगर गवर्नर जनरल और कंपनी के सर्वेंट अपने कार्यकाल में कुछ भी गलती या कुछ भी क्राइम करते हैं, तो उनको सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं बोल सकती। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो कि जस्टिस जुरिस्डिक्शंस में नहीं आएंगे, या फिर वो सुप्रीम कोर्ट इनके ऊपर एक्शन नहीं ले सकती। एंड थर्ड इज व्हाट, इट एक्सक्लूडेड द रेवेन्यू मैटर एंड मैटर अराइजिंग कलेक्शंस ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। तीसरा क्या था कि जो सुप्रीम कोर्ट थी रिवेन्यू मैटर के ऊपर काम नहीं कर सकती। इट मीन्स दैट सुप्रीम कोर्ट डजेंट हैव पावर टू टेक एनी काइंड ऑफ एक्शंस ऑन रिवेन्यू मैटर। मतलब रिवेन्यू मैटर या टैक्स कलेक्शन पे सुप्रीम कोर्ट के पास कोई पावर नहीं था, उसमें वो किसी भी प्रकार का जजमेंट नहीं दे सकती थी। And the fourth one is, it provided the Supreme Court was to jurisdictions over the inhabitant of a Calcutta. It also required administration personal law of a defendant। पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंस मतलब कि सुप्रीम कोर्ट पहली बात तो रेवेन्यू या टैक्स वाला मैटर नहीं देखेगी, वो पर्सनल मैटर देखेगी। फॉर एग्जांपल, इफ सपोज समथिंग इज हैपेंस टू द हिंदूज, मुस्लिम्स, रिलेटेड टू देयर प्रॉपर्टी, रिलेटेड टू देयर इनहेरिटेंस, तो इस चीज़ में सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले सकती थी, बट बिहाफ ऑफ देयर पर्सनल लॉ। मतलब जो हिंदू होंगे उनको हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट या जस्टिस दिया जाएगा, और जो मुस्लिम होंगे उनको मुस्लिम लॉ के थ्रू ट्रीट किया जाएगा। इट मीन्स दैट उनका पर्सनल लॉ, जो भी मुस्लिम का पर्सनल लॉ होगा, जो भी हिंदू का पर्सनल लॉ होगा, उसके तहत उनको जस्टिस या उसके तहत उसके उनके ऊपर कार्रवाई होगी। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज व्हाट मीन्स बाय पर्सनल लॉ ऑफ डिफेंडेंट। Appeal from the provincial court could be taken to the Governor General in Council and not to the Supreme Court। अब जैसे कोई प्रोविंशियल कोर्ट में अपील आया, ठीक है, जैसे मान लो प्रोविंशियल मीन्स लाइक स्टेट, जैसे अगर कोई स्टेट में, अगर स्टेट कोर्ट में अगर कोई अपील आया तो सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएगा, वो जाएगा गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास। तो गवर्नर जनरल काउंसिल जो कि उस पर अपना एक्शन लेंगे। इट इम्पावर द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशन फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट एंड काउंसिल्स। इसका मतलब अगर प्रोविंशियल कोर्ट में कोई भी अपील आता है तो बेसिकली उसको गवर्नर जनरल के पास ले जाया जाएगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का पावर थोड़ा सा भी नहीं है। किसके मतलब कि गवर्नर जनरल काउंसिल जो होगा वो मतलब उस पर एक्शन लेगा, ना कि सुप्रीम कोर्ट। सो दिस व्हाट दिस लॉस टेल। अब बात करते हैं पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के बारे में। पिट्स इंडिया एक्ट क्या था? इंडियन अफेयर केम अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन ब्रिटेन, डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन द कॉमर्शियल एंड द पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ अ कंपनी। तो क्या हुआ कि अब जो इंडियन अफेयर था वो डायरेक्ट कंट्रोल आ गया किसके अंडर में?
ब्रिटेन के गवर्नमेंट में, जो कि पहले ईस्ट इंडिया अपनी मनमानी कर रही थी। अब इंडिया का सारा अफेयर ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आ गया। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या करता है कि ये कंपनी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। जो कि कॉमर्शियल फंक्शन अलग बॉडी दिखेगी, और पॉलिटिकल जो फंक्शन है वो कोई और बॉडी दिखेगी। तो इसने बनाया पहला कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा? मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर, जितने भी कॉमर्शियल अफेयर होंगे बेसिकली दैट इज कंट्रोल्ड बाय कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया टू मैनेज पॉलिटिकल अफेयर्स, टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल द ऑपरेशन सिविल, मिलिट्री एंड रेवेन्यू। देखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करेगा कि कॉमर्शियल अफेयर को देखेगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा? पॉलिटिकल, रेवेन्यू, सिविल, मिलिट्री सब के ऊपर ये दिखेगा। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास 6 मेंबर होते थे, सो दैट दे कैन डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग और डिसीजन ले सकें, ठीक है। पोजेशंस इन 10 स्टैब्लिश अ सिस्टम ऑफ अ डबल गवर्नमेंट। तो पिट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ? डबल गवर्नमेंट की स्थापना हुई, या डबल गवर्नमेंट को बनाया गया, जो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करता था? मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर, एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल बेसिकली मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर, ठीक है। अब बात करते हैं एक्ट ऑफ 1786। अब एक्ट ऑफ 1786 में क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस वॉज अपॉइंटेड एज गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नियुक्त किया गया। ही प्लेस टू डिमांड टू एक्सेप्ट द पोस्ट, ठीक है। अब जैसे भैया ब्रिटेन गवर्नमेंट ने लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाया, तो इनका भी दो डिमांड था कि अगर आप ये दो डिमांड फुलफिल करेंगे तभी जो है कि हम गवर्नर जनरल का पद लेंगे, नहीं तो फिर हम नहीं मतलब करेंगे। तो इनका दो जो डिमांड था, पहला था पावर टू ओवरराइड डिसीजंस ऑफ हिज काउंसिल। तो जो काउंसिल होता है गवर्नर जनरल का, उसमें अगर कोई भी डिसीजन लिया जाए तो गवर्नर जनरल के पास पावर होगी वो पूरे डिसीजन को ओवरराइड कर सके, मतलब पूरे डिसीजन को काट सके। ऐसे अगर 6 लोग हैं गवर्नर जनरल काउंसिल में, तो अगर सब लोग बोल दिए कि नहीं आज आज हम लोग पैदल जाएंगे, और गवर्नर जनरल बोल दिया कि नहीं पैदल नहीं, हम लोग आज बाइक से जाएंगे, तो बेसिकली बाइक से ही जाना पड़ेगा। दैट इज़ व्हाट द मीन्स ऑफ ओवरराइड। ओवरराइड मतलब डिसीजन को आप खारिज कर सकें, ठीक है। दूसरा क्या था? ही वुड ऑल्सो बी ए कमांडर इन चीफ अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1786 वॉज इनेक्टेड टू मेक बोथ द प्रोविजन। और क्या था कि कमांडर इन चीफ भी इन्हीं को बनाया जाए, और जो भी डिसीजन तो इनके द्वारा देखा जाए। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जिन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनने के लिए दो डिमांड ऑफर किया। पहला कि इनके पास पावर होना चाहिए ताकि ये ओवरराइड कर सकें काउंसिल के डिसीजन को। दूसरा, इन्हें कमांडर इन चीफ बनाया जाए, ठीक है। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ठीक। एक्ट ऑफ 1786 समझ में आ गया? दो डिमांड थे इनके। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1793 क्या बोलता है? इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू लॉर्ड कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल द फ्यूचर गवर्नर जनरल of a presidencies. It give governor more power and control the subordinate of the Bombay and Madras. तो एक्ट ऑफ 1786 में हम लोग क्या देखें कि वहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बोला कि भैया अगर आप हमारा दो डिमांड फुलफिल करेंगे तभी हम गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की कुर्सी को संभालेंगे। तो उनका पहला डिमांड था कि काउंसिल की डिसीजन को ओवरराइड कर सकें। दूसरा क्या था? कमांडर इन चीफ। अब क्या हुआ? एक्ट ऑफ 1793 में भविष्य में जितने भी गवर्नर जनरल आएंगे सबके पास ये पावर होगा कि वो गवर्नर काउंसिल की डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं। और दूसरा, जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसीज है इनके अंडर में आएगा, और ये इन दोनों प्रोविंसेस को भी प्रेसिडेंसीज को भी कंट्रोल कर सकेंगे। तो इससे क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल का पावर है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, और वो थोड़ा पहले से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, ठीक है।
एक्सटेंडेड मोनोपोली ट्रेड मोनोपोली ऑफ अ कंपनी फॉर एंडर 20 ईयर। अब ऐसे कंपनी क्या कर रही थी, इंडिया में ट्रेड कर रही थी, तो कंपनी का मोनोपोली 20 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। मोनोपोली मतलब अ कंपनी और इंस्टीट्यूशन विच ऑक्यूपाई द इंटायर मार्केट, मतलब पूरे मार्केट में उन्हीं का बस दबदबा हो, ठीक है, उसको बोलते हैं मोनोपोली। इट प्रोवाइडेड दैट द कमांडर इन चीफ वॉज नॉट टू बी मेंबर ऑफ अ गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वॉज सो अपॉइंटेड। अब क्या था, अब चैटर एक्ट ऑफ 1793 में क्या होता है कि जो कमांडर इन चीफ होते हैं वॉज नॉट अ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, मतलब अब गवर्नर जनरल के काउंसिल नहीं रहेंगे अनटिल अनलेस इनको अपॉइंट किया जाए। इट लेट द इट लेट डाउन दैट द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड their staff were henceforth to paid out of a इंडियन रेवेन्यू। अब पहले क्या था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था बेसिकली रेवेन्यू, मिलिट्री और सिविल तीनों मैटर को देखता था, लेकिन चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में क्या हुआ कि अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को रेवेन्यू से निकाल दिया गया, मतलब कि अब रेवेन्यू के ऊपर इनका कंट्रोल नहीं रहेगा। अब इनके पास कोई भी पावर नहीं है कि रेवेन्यू मैटर्स को देख सकें, ठीक है। तो बेसिकली ये किया गया चार्टर एक्ट ऑफ 1793 में। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1813 ended the monopoly of East India Company in India, except company monopoly in trade with China and trade in a tea with India। तो अब क्या हुआ, 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली को ख़त्म कर दिया गया। मोनोपोली मतलब बताया कि जिनका पूरा मार्केट में उन्हीं का बोलबाला हो, तो इनकी जो कि मोनोपोली ख़त्म कर दी गई भारत में, और बस चाइना में इनकी मोनोपोली बची हुई थी और इंडिया में बस चाय के लिए, बाकी इनकी मोनोपोली इंडिया में ट्रेडिंग से एकदम ख़त्म। ट्रेड विद इंडिया फॉर ऑल कमोडिटीज एक्सेप्ट टी वॉज थ्रोन ओपन टू द ब्रिटिश subject. This lasted till the 1833 when the next charter abolished the trade of a company। तो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली ट्रेड में एकदम ख़त्म हो गई, बस चाय के लिए बचा था, और मोनोपोली उसकी चाइना में थी लेकिन इंडिया में एकदम ख़त्म। asserted the sovereignty of a British crown over company territories in India। अब क्या हुआ चार्टर 1813 में कि जो ब्रिटिश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर थी उसको ख़त्म कर दिया गया। बेसिकली अब उसके पास उसकी कोई पावर नहीं है। अब जो पावर थी, जो सोवर्निटी थी, वो ब्रिटिश क्राउन के पास आ गई। सोवर्निटी मीन्स टू टेक इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिसीजन बाय आवरसेल्फ, मतलब अब कंपनी के पास कोई भी पावर नहीं है अपना डिसीजन लेने के लिए। अब जो भी पावर लिया जाएगा बेसिकली दैट इज़ फ्रॉम ब्रिटिश क्राउन। कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ ब्रिटिश टेरिटरीज इन इंडिया एक्सप्लिसिटली डिफाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम। तो पहली बार जो कि ब्रिटिश क्राउन के पावर को इंडिया में दिखाया गया, इंडिया में शो किया गया कि अब भैया ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर एकदम ख़त्म है। नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी विल नॉट हैव एनी sovereignty टू टेक डिसीजंस, ऑल द डिसीजंस वे आर नाउ टेकन बाय ब्रिटिश क्राउन, ठीक है। अलाउड द क्रिश्चियन मिशनरीज, और क्या हुआ 1813 में कि अब क्रिश्चियन मिशनरी को अलाउ किया गया ताकि वो वेस्टर्न एजुकेशन को फैला सकें, इंग्लिश को फैला सकें। फॉर स्प्रेडिंग वेस्टर्न एजुकेशन क्रिश्चियन मिशनरीज को इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। 1 लाख रुपये फॉर द एजुकेशन इन नेटिव इंडिया, इतना देख रहे हो, यूपीएससी प्री 2018 में पूछा गया है क्वेश्चन। लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया टू इम्पोज टैक्सेस ऑन अ पर्सन, दे कुड ऑल्सो पनिश द पर्सन फॉर नॉट पेइंग द टैक्सेस। पहले क्या था, जो टैक्स था वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ही लिया जाता था, लेकिन अब क्या हुआ कि जब जो लोकल गवर्नमेंट है बेसिकली वो लोगों से टैक्स वसूल कर सकते हैं, और अगर कोई टैक्स ना देगा तो उनको पनिश भी कर सकते हैं। अब ये पावर लोकल गवर्नमेंट के पास आ गया, जो कि पहले किसके पास था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। चार्टर एक्ट ऑफ 1833 फाइनल स्टेप टुवर्ड्स सेंट्रलाइजेशन।
तो सेंट्रलाइजेशन के लिए एकदम फाइनल स्टेज था, मतलब अब जो जो है पावर एक जगह से कंट्रोल होगा, नॉट फ्रॉम टू डिफरेंट साइड। अब जो भी कंट्रोल है एक ही जगह से होगा, एंड दैट इज फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब जो पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, अब वो सीधे बन जाएंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ जो इंडिया थे वो थे विलियम बेंटिक, ठीक है। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बिकम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल वाज वेस्टेड विद ऑल द सिविल एंड मिलिट्री पावर। तो बोल सकते हैं उस समय का पीएम एक तरह से। अब इतने भी मिलिट्री और सिविल पावर थे, सब किसके अंडर में आ गए, सब आ गए गवर्नर जनरल के अंडर में। इट डिप्राइव द गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास ऑफ देयर लेजिस्लेटिव पावर। अब जो गवर्नर जनरल बॉम्बे और मद्रास के थे उनके पास अब कोई पावर नहीं रह गया। लेजिस्लेटिव पावर मतलब रूल बनाने का भी पावर, उनके पास अब रूल बनाने का भी पावर एकदम नहीं रहा। अब जो भी पावर था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास था, उन्हीं के कहे अनुसार इन लोग को भी चलना पड़ेगा, ठीक है। द लॉ वॉज अंडर द प्रीवियस एक्ट वे नोन एज अ रेगुलेशन, वाइल लॉ मेड अंडर दिस एक्ट is known as a act. It ended the activities of East India Company as a commercial body, making it purely administrative body. तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो पहले कॉमर्शियल बॉडी थी, ट्रेडिंग वाला बॉडी, अब ये प्योरली हो गया क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। मतलब अब ये प्रशासनिक काम करेगी, अब ये ट्रेडिंग वाला काम नहीं करेगी। इंट्रोड्यूस लॉ मेंबर इन द गवर्नर जनरल काउंसिल। अब जो गवर्नर जनरल का काउंसिल था उसमें लॉ के मेंबर भी लाए गए ताकि जो भी रूल बनाना पड़े वो सही तरीके से बने। प्रोविजन फॉर द ओपन कंपटीशन नेगेटेड बाय दिस एक्ट। देखो इससे पहले बात हुआ था कि जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन थी उसको खोल दिया जाए सबके लिए, लेकिन मैकाले ने आई थिंक बोला, लेकिन फिर इसको नकार दिया गया, ड्यू टू सम रीज़न इसको नकार दिया गया। रेस्ट्रिक्शंस ऑन द इमिग्रेशन ऑफ यूरोपियंस एंड एक्वायर प्रॉपर्टी वेयर लिफ्टेड। अब जितने भी यूरोपियन थे उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि अब भैया यहाँ पे आके ज़मीन या प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकते, नहीं ले सकते, ठीक है। लॉ कोडिफाइड एंड कंसोलिडेटेड। No Indian denied employment under the company on the basis of religion or color. No Indian denied employment under company on the basis of religion or color. तो पहले क्या था कि रैसिज्म बहुत थे, कास्टिज्म बहुत था। तो अब किसी भी इंडियन को रोजगार देने के लिए, एम्प्लॉयमेंट देने के लिए उसके कलर या रिलीजन की बेसिस पे कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको एक हिसाब से ऑल इंडियंस आर ट्रीटेड एज सेम फॉर द जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एबॉलिश स्लेवरी, तो स्लेवरी को ख़त्म कर दिया गया, स्लेवरी जो स्लेव बना के रखते थे उसको ख़त्म कर दिया गया। चार्टर एक्ट ऑफ 1853, बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 के बारे में। सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन। क्या किया गया कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन को सेपरेट कर दिया गया ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल्स। गवर्नर जनरल के पास पहले क्या था, सिविल मिलिट्री रिवेन्यू सब पावर थे। इट मीन्स दैट इट इज जस्ट लाइक अ पीएम, मतलब लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों पावर थे। लेकिन अब क्या किया गया कि इसको सेपरेट कर दिया गया, मतलब अब जो कि लॉ बनाने का प्रोसेस और उसको एग्जीक्यूट करने का, मतलब अप्लाई करने का, दोनों का काउंसिल सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। जो कि पहले किसके पास था, गवर्नर जनरल के पास था, अब दोनों सेपरेट कर दिया गया। प्रोवाइडेड फॉर 6 न्यू मेंबर कॉल्ड लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू नोन एज इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स।
अब क्या किया गया कि इसमें 6 नए मेंबर को और जुड़ा गया और लेजिस्लेटिव काउंसिल में, ताकि वो जो भी लॉ बने इन 6 के निर्णय के बाद बने, ठीक है। इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो पहली बार 1853 में क्या हुआ कि अब जो इंडिया के लोकल लोग थे, बेसिकली दे विल आल्सो गेट अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। मतलब अब लोकल भी नियम या लॉ बनाने के काउंसिल में अब जा सकते थे, या मतलब जाएंगे उसमें, ठीक है। एन ओपन कंपटीशन फॉर द सिविल सर्विस। तो अब इससे पहले 1833 में सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को इंडियंस के लिए नहीं खोला गया था, लेकिन 1853 में क्या हुआ कि इसको अब ओपन कर दिया गया फॉर ईच एंड एवरी वन, सबके लिए खुल गया, विच इज़ बेसिकली इंट्रोड्यूस बाय मैकाले। गवर्नर जनरल वुड वीटो विल। अब गवर्नर जनरल के पास क्या हो गया, वीटो पावर हो गया। मतलब कहीं वीटो लगा दिए तो फिर वो चीज़ आगे नहीं बढ़ेगा, एज जस्ट लाइक अ प्रेसिडेंट। तो ये हमारा ख़त्म हो गया बेसिकली क्राउन कंपनी रूल, ठीक है। कंपनी रूल जो कि 1773 से 1858 तक रहा, ख़त्म हो गया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्राउन रूल विच स्टार्ट फ्रॉम 1858 टू 1947। तो क्राउन रूल में जो पहला एक्ट था दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 में क्या हुआ, इसको और क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ अ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्योंकि अब कुछ ही समय बाद ब्रिटिश इंडिया को इंडियंस के हाथ में सौंप कर चले जाएंगे। और कंपनी रूल धीरे धीरे अब ख़त्म हो रही थी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 इज ऑल्सो नोन एज एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रूल ऑफ अ कंपनी वॉज रिप्लेस बाय द रूल ऑफ अ क्राउन। मतलब अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी उसकी जगह अब ब्रिटिश क्राउन रूल करेगी, ठीक है। मतलब कंपनी के को रिप्लेस करके अब क्वीन जो भी थी उस समय की क्वीन, अब उनका रूल चलेगा इंडिया में। चेंज द डेजिग्नेशन ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया टू दैट ऑफ अ वाइसराय ऑफ इंडिया, बिकम अ ग्रेट एजेंट ऑफ अ क्राउन। तो जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे अब उनको बदल के वाइसराय ऑफ इंडिया कर दिया गया, और ये वाइसराय क्राउन के एजेंट की तरह काम करेंगे। इट मीन्स दैट वाट एवर द थिंग्स इज हैपनिंग इन इंडिया द वाइसराय विल इन्फॉर्म टू द क्राउन, ठीक है। एक तरह से उनका पीए, या हाँ पीए बोल सकते हैं, या एक तरह से एजेंट बोल सकते हैं, ठीक है। दिस एक्ट एबॉलिश द डीवल गवर्नमेंट ऑफ पिट्स इंडिया एक्ट। अब पिट्स इंडिया एक्ट में जो हम लोग पढ़े थे कि डीवल गवर्नमेंट बना, दो अलग अलग गवर्नमेंट बने थे, उसको एबॉलिश कर दिया गया, मतलब ख़त्म कर दिया गया। अब देर इज़ नो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दोनों डुअल गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया गया। ऑल्सो इंडेड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को ख़त्म कर दिया गया। अगर आप लोग को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नहीं पता है तो इसको यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ लीजिएगा। नहीं, हम बता दे रहे हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था। कि अगर कोई भी राजा है, अगर उसका खुद का ब्लड रिलेटेड अगर बेटा उसके पास नहीं है तो उसकी पूरी संपत्ति या पूरी पॉलिटिकल पावर ब्रिटिशर्स के पास चला जाएगा, ठीक है। अगर उसके पास कोई एडॉप्टेड सन है तो राजा नहीं बनेगा, ठीक है। उसको संपत्ति मिल जाएगी लेकिन पॉलिटिकल पावर नहीं मिलेगा, मतलब राजा नहीं बनेगा। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वॉज अ मेंबर ऑफ अ ब्रिटिश कैबिनेट। अब जो सेक्रेटरी था स्टेट का वो ब्रिटिश कैबिनेट का मेंबर होता था, एंड वॉज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ब्रिटिश पार्लियामेंट के तरफ से रिस्पॉन्सिबल था।
Establish 15 member काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, 15 मेंबर बनाए गए ताकि वो असिस्ट कर सकें। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कैन बी सीड इन इंडिया एंड इंग्लैंड। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। तो इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 क्या कहता है कि प्रोसेस ऑफ अ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर टू बॉम्बे एंड मद्रास, दिस पावर वे टेकन अवे थ्रू चार्टर एक्ट ऑफ 1883। अब क्या था, जो बॉम्बे और मद्रास था उनको उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर थी फिर से रिस्टोर कर दिया गया, मतलब नाउ दे आर ऑल्सो फ्री टू मेक देयर लॉ बाय देमसेल्फ। अब बॉम्बे और मद्रास अपना खुद का नियम बना सकते हैं, अपनी खुद का लॉ बना सकते हैं, उनकी लेजिस्लेटिव पावर को रिस्टोर कर दिया गया, जो कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में एबॉलिश कर दिया गया था, अब उसको फिर से रिस्टोर कर दिया गया। इंट्रोड्यूस रिप्रेजेंटेटिव इंस्टीट्यूशन इन इंडिया बाय एसोसिएटिंग इंडियंस विद लॉ मेकिंग प्रोसेस। अब क्या किया गया, भारतीयों को भी लॉ मेकिंग में उनको मतलब उनका भी सहयोग होने लगा और वो भी पार्टिसिपेट करने लगे। वायसराय नॉमिनेटेड सम इंडियंस एज अ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ हिज एक्सपेंडेड काउंसिल्स, 3 मेंबर्स नॉमिनेटेड वेयर। अब जो लॉ बनाने का नियम था, जो लॉ बन रहा था उसमें भी भारतीयों को नियुक्त किया गया, 3 लोग को लाया गया उसमें। पहले जो थे राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर रॉय। तो यहाँ पे इनको लाया गया, 3 लोग को पहली बार नॉमिनेट किया गया लेजिस्लेटिव काउंसिल में। कौन कौन, राजा ऑफ बनारस, नाम याद कर लीजिएगा, महाराजा ऑफ पटियाला एंड सर दिनकर रॉय। इट एम्पावर द वायसराय टू इशू ऑर्डिनेंसेस ड्यूरिंग इमरजेंसी। और इस और क्या हुआ 1858 में, अब जो वायसराय है उसके पास पावर आ गया इमरजेंसी लगाने का। एम्पावर वायसराय टू फ्रेम द रूल ऑफ अ बिजनेस, द सेम पावर इज गिवन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, आर्टिकल 77। ठीक है, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द बंगाल, बंगाल के लिए नया लेजिस्लेटिव पावर बनाया गया। नॉर्थ वेस्ट फॉरेंटियल प्रोविंशियल प्रिंस, पंजाब। स्टेटरी रिकॉग्निशन टू द पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस बाय लॉर्ड कैनिंग। और क्या हुआ, पोर्टफोलियो सिस्टम लाया गया किसके द्वारा, लॉर्ड कैनिंग द्वारा। पोर्टफोलियो मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री अलग कर दिया गया, फाइनेंस मिनिस्ट्री अलग कर दिया गया और लॉ मिनिस्ट्री अलग कर दिया गया। तो ऐसे पोर्टफोलियो सिस्टम को इस्टेब्लिश किया किसने, पहले लॉर्ड कैनिंग ने। अब बात करते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। Though the majority of official members were retained, the non-official members of Indian legislative councils were henceforth to be nominated by the Bengal Chamber of Commerce and the provincial legislative councils, while the non-official member of provincial council were to be nominated by certain local bodies such as universities, direct board and municipalities, beginning of representative system in India, indirect election। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हो गया था। ठीक है, काउंसिल्स टू हैव द पावर टू डिस्कस बजट एंड ऑफ एड्रेसिंग क्वेश्चन, काउंसिल टू हैव द पावर टू डिस्कस बजट एंड ऑफ एड्रेसिंग क्वेश्चन। अब जो काउंसिल है उसके पास पावर आ गया कि अब वो बजट को डिस्कस कर सकते हैं और क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। इंडियन एक्ट ऑफ 1909 जो कि मॉल्लो मिंटो रिफॉर्म है, अब इसको पढ़ते हैं। इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम एज एन एलिमेंट ऑफ इलेक्शन
to legislative council. At the provincial legislative councils, non-official members to be majority. सेपरेट इलेक्टोरेट बनाया गया यहीं पे कि जो मुस्लिम है सिर्फ मुस्लिम को वोट देंगे और जो हिंदू हैं सिर्फ हिंदू को वोट देंगे, तो ऐसा बनाया गया. रिप्रेजेंटेशन इन एक्सेस ऑफ पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम इनकम क्वालिफिकेशन लॉ फॉर द मुस्लिम वोटर्स. इट प्रोवाइडेड फॉर द फर्स्ट टाइम एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद द एक्सिक्यूटिव काउंसिल्स ऑफ वायसराय एंड गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वायसराय एक्सिक्यूटिव. तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा पहले इंडियंस बने जो कि वायसराय के एक्सिक्यूटिव काउंसिल में शामिल हुए. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 मोन्टाग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म. क्या हुआ कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट. हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया वॉज क्रिएटेड इन लंदन. जो हाई कमीशन थे लंदन में इनको मूव किया गया. इंडियन लेजिस्लेचर बिकम बाई कैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम. पहली बार जो इंडिया की लेजिस्लेचर थी उसको बाई कैमरल बनाया गया. बाई कैमरल मतलब जहाँ पे पार्लियामेंट दो हाउसेस में डिवाइडेड हो, जैसे लोकसभा और राज्यसभा सेंटर के लिए, ठीक है. कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंडेड टू सिख क्रिश्चियन एंग्लो इंडियन मुस्लिम. अब क्या गया, कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन एक्सटेंड कर दिया गया कि मतलब जो कि हिंदू को हिंदू वोट देगा, मुस्लिम को मुस्लिम ही वोट देगा, सिख को सिख ही वोट देगा. सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया नाउ टू बी पेड फ्रॉम ब्रिटिश रेवेन्यू. जो सेक्रेटरी स्टेट का था उनको जो सैलरी मिलती थी वो बेसिकली ब्रिटिश के रेवेन्यू से मिलती थी. डायक्यू इन प्रोविंस, डायक्यू सिस्टम आ गया था, डबल रूल, ठीक है. ट्रांसफर सब्जेक्ट गवर्नर विद द मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल. रिजर्व सब्जेक्ट गवर्नर विद द एक्सिक्यूटिव. मतलब जो ट्रांसफर सब्जेक्ट थे जैसे कि छोटा मोटा जो जैसे सड़क बनवाना या छोटा मोटा जो सब्जेक्ट था उसको लोकल गवर्नमेंट को दे दिया गया, इंडियंस को. और जो रिजर्व सब्जेक्ट थे जैसे मिलिट्री, आर्मी और रेवेन्यू, ये सब गवर्नर और उनके एक्सिक्यूटिव के पास ही था. डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंट्रल टू द प्रोविंस, सेपरेटिंग सेंट्रल एंड प्रोविंशियल सब्जेक्ट. सेंट्रल और प्रोविंशियल सब्जेक्ट को क्या किया गया, सेपरेट कर दिया गया यहाँ पे, ठीक है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 provided for the establishment of an all India federation consisting of province and princely state as a unit. Residuary power were given to the viceroy. वायसराय को रेसिडुअरी पावर मिला. 1985 में क्या किया गया, एबोलिश द डायकी इन द प्रोविंसेस. डायकी को खत्म कर दिया गया. प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंस क्या हो गया, ऑटोनॉमस हो गए. डबल गवर्नमेंट हट गया. इंट्रोड्यूस रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन प्रोविंस, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोविंस में स्टैब्लिश कर दिया गया. इंट्रोड्यूस बाई कैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंस. पहले तो बस सेंटर में बाई कैमरलिज्म बनाया गया, लेकिन अब क्या था, स्टेट में भी बाई कैमरलिज्म को 11 प्रोविंसेस में बाई कैमरलिज्म स्टैब्लिश हो गया. मतलब देयर इज 2 पार्लियामेंट लाइक लोकसभा राज्यसभा. बात करते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947. दिस इज द लास्ट एक्ट. और 1947 में क्या होता है, एटली डिक्लेयर ब्रिटिश रूल एंड बाई 30 जून 1948. अब जो क्लेमेंट एटली होते हैं उस समय के पीएम बोल सकते हैं, वो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में जाते हैं और बोलते हैं भैया देखो अब बहुत ही कठिन हो रहा है भारतीयों के ऊपर राज जमाना और उनके ऊपर राज करना, क्योंकि कुछ भी करो साइमन कमीशन, गो बैक साइमन करने लगते हैं, तो कभी डांडी मार्च निकाल देंगे, तो कभी बॉयकआउट करने लगेंगे. अब इनको संभालना एकदम मुश्किल हो गया है. अब भलाई इसी में होगा कि इनको इनका देश दे दिया जाए. और क्लीमेंट एटली चला जाता है कि भैया हम अब जा रहे हैं भारत से, अब आप लोग संभालिए. तो 3 जून 1947 माउंट बेटन प्लान आता है, ठीक है.
डिक्लेयर इंडिया एज इंडिपेंडेंट एंड सॉवरेन स्टेट 15 अगस्त 1947। तो भैया यहाँ पे हमारा देश होता है आज़ाद। 15 अगस्त 1947 को इंडिया को एक इंडिपेंडेंट सॉवरेन बना दिया जाता है। प्रोवाइडेड फॉर क्रिएशन ऑफ टू इंडिपेंडेंट डोमिनियन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, राइट टू सी फ्रॉम द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ। और क्या किया गया कि भारत को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, बेसिकली पाकिस्तान और इंडिया। ठीक है। Constituent assemblies of two dominion to frame and adopt constitution to repeal any act of a British Parliament including Independence Act itself। और क्या किया गया कि अब इंडियंस आर फ्री टू मेक देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन बाय देमसेल्फ ओनली। अब वो फ्री है अपना कॉन्स्टिट्यूशन खुद से बनाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाने के लिए। ठीक। अब वो चाहे तो ब्रिटिश का कोई भी रूल और रिपील कर सकें या रेक्टिफाई कर दें या फिर उसको चेंज करके नया बनाएं। Abolish the office of a Secretary of State for the India and transfer the functions to the Secretary। और क्या हुआ यहाँ पे इंडियन का जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एबॉलिश कर दिया गया, उनका ऑफिस को एबॉलिश कर दिया गया। ठीक है। और ऑफ स्टेट कॉमनवेल्थ अफेयर असाइन डबल फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूंस एंड लेजिस्लेटिव टू द Constituent Assembly formed in 1946. It declared this Dominion legislature as a sovereign body, granted freedom to Indian princely state either to the join Dominion of India or Dominion of Pakistan or the remain independent। तो भारत और पाकिस्तान दो सेपरेट नेशन बन गए और जितने भी प्रिंसली स्टेट थे उनको छूट था कि वेदर दे कैन ज्वाइन इंडिया और पाकिस्तान। तो जो प्रिंस थे उन प्रिंसली स्टेट थे उनके पास फ्रीडम पूरी तरह से था कि या तो भारत का दामन पकड़ लें या फिर पाकिस्तान की तरफ चले जाएं। और गवर्नमेंट एक्ट ऑफ 1935 में कुछ चीज़ें और बच गई थी, इनको पढ़ लेते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू कंट्रोल करेंसी। रिजर्व बैंक का स्टैब्लिश हुआ इसी एक्ट के तहत। ठीक है। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया जो कि यूपीएससी या स्टेट पीएससी। ठीक है। फेडरल कोड विच वाज सेट अप इन 1937, फेडरल कोड को बनाया गया। सो दिस थिंग्स यू शुड कीप इन योर माइंड। और एबॉलिश द काउंसिल ऑफ इंडिया, स्टैब्लिश द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट इन 1858, extended the principle of a communal representation by providing separate electorate for depressed class, women and labor only for the Muslim extends इंडिया। तो कॉम्युनल रिप्रेजेंटेशन को और एक्सटेंड कर दिया गया। ठीक है। जो कि बाद में हट जाएगा। सो बेसिकली दिस वाज अ क्विक रिवीजन विच आई हैव डिड टुडे of first chapter of M. Lakshmikant, that is Indian polity. Thank you.